हैं बिहार की, जहां पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो क्या प्रत्याशियों की घोषणा में एमवाई समीकरण का ध्यान रखा है आरजेडी ने? जिस वोट बैंक की बदौलत आरजेडी जीत का दम ठोकती है, क्या वो उस वोट बैंक को खुश करने की इस सीट बंटवारे में इस प्रत्याशियों की घोषणा में तमाम कोशिश की गई है। 10 उम्मीदवार की कल घोषणा की गई है, जिसमें यादव समाज के 8 उम्मीदवार हैं और मुस्लिम समाज के 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें अली अशरफ फातमी और शहनवाज आलम शामिल है। जबकि यादव समाज से मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, जयप्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, अर्जुन राय, दीपक यादव और प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को मौका दिया गया है। 3 उम्मीदवार कुशवाहा समाज से भी आरजेडी ने उतारे हैं, आलोक मेहता, अभय कुशवाहा और श्रवण कुशवाहा। सिवान से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, वहां पर शहाबुद्दीन की पत्नी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। इधर जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो एक बार आपको बता दें, छपरा से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, जबकि सुपौल से चंद्रहास चौपाल उम्मीदवार होंगे। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं वैशाली से मुन्ना शुक्ला, हाजीपुर से शिवचंद्र राम उम्मीदवार हैं, अररिया से शहनवाज आलम, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता और सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, शिवहर से ऋतु जायसवाल, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, प्रत्याशियों की सूची आरजेडी ने। कितना अपने वोट बैंक का इस सूची में ख्याल रखा गया है? देखिए आसिया, कल जो राजद के जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और राजद कोटे में 26 लोकसभा क्षेत्र थे और उसमें 3 उन्होंने दिया मुकेश सहनी की पार्टी को, जिसमें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी 3 लोकसभा सीट मुकेश सहनी की पार्टी को राजद ने अपने कोटे से दिया। उसके बाद 23 सीट बचते हैं राजद कोटे में और उस 23 में से सिवान को छोड़ करके जो 22 लोकसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवारों की विधिवत घोषणा हो गई है। और उसमें जो अगर कहा जाए कि समीकरण का जो ख्याल रखा गया है, उसमें राजद ने सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सवर्ण, उनको टिकट दिया है। इसके अलावा जो एमवाई समीकरण है उसका पूरा ख्याल रखा गया है। 8 यादव कैंडिडेट हैं, 8 यादव कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया। उसके अलावा 3 कुशवाहा कैंडिडेट है, उनको टिकट दिया गया है और अति पिछड़ा और दलित जो कैंडिडेट है उनको अलग से टिकट दिया है राजद ने। तो कुल मिलाकर के जो इनका जो लिस्ट है राजद का, अगर उसको हम लोग देखते हैं तो उसमें पूरा जो सामाजिक समीकरण है उसको पूरे तरीके से करके जोड़ करके उम्मीदवारी घोषित करने की कोशिश की गई है। और इस बार का जो पूरा लिस्ट है ये इसको देख के ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव खुद एक्टिव होकर के इस बार लोकसभा का टिकट के उम्मीदवारों का चयन किया है। और जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने किया है, खास करके बिहार में। और जिस तरह से भले ही बीजेपी डिप्टी सीएम के तौर पर कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को बनाया हो, लेकिन इस बार 3 लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा को उतार करके लालू प्रसाद ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम ज्यादा तवज्जो या ज्यादा सम्मान दे रहे हैं कुशवाहा समाज को, जिसमें औरंगाबाद से अभय कुशवाहा हैं, उजियारपुर से आलोक मेहता हैं और श्रवण कुशवाहा हैं जो नवादा से ताल ठोक रहे हैं विवेक ठाकुर के खिलाफ में। और इसलिए जो समीकरण है उसको काफी ध्यान रखा गया है। उसके अलावा अगर यादव कैंडिडेट की बात करें तो मीसा भारती हैं जो लालू प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी है, उसका रोहिणी आचार्य है जो छपरा से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा जयप्रकाश यादव हैं जो बांका से हैं, सुरेंद्र यादव हैं जो जहानाबाद से हैं, ललित यादव हैं जो दरभंगा से हैं, अर्जुन राय हैं, दीपक यादव हैं और प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप है। ये तमाम 8 नाम है जो यादव समाज से हैं। इसके अलावा जो अली अशरफ फातिमी मुस्लिम चेहरा है दरभंगा से, ये अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा शहनवाज आलम जो तस्नीमुद्दीन के बेटे कहे जाते हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और जो सरकार में जब आरजेडी थी तो वो मंत्री भी थे। और वहां से जो नाम आ रहा था सरफराज आलम का, जो इनके बड़े भाई हैं, उनका टिकट काट करके उनका नाम
नाम काट करके शहनवाज आलम जो उनके छोटे भाई हैं, तस्लीमुद्दीन के जो छोटे बेटे हैं, उनको दिया गया है। तो एक तरीके से पूरी कोशिश की गई है और कई ऐसे नाम थे जो काफी चर्चा में थे, उनका नाम भी इस बार देखने के लिए नहीं मिला। जिस तरह से हिना साहब का अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है और सिवान से अभी तक टिकट भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हिना साहब को शायद ही राजद अपने कोटे से टिकट दे। इसके अलावा रमा सिंह रह गए हैं, रमा सिंह को टिकट देने की पूरी चर्चा थी कि रमा सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन रमा सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसे तमाम समीकरण को देखते हुए टिकट का बंटवारा किया गया। और अगर सवर्ण की बात कही जाए तो मात्र 2 सीट सवर्ण को उम्मीदवारों को उतारा है राजद, जिसमें एक जो सुधाकर सिंह है जो राजद के कोटे से विधायक भी हैं, पूर्व में मंत्री भी थे, उनको बक्सर से टिकट मिला है। उसके अलावा वैशाली से आपको मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है, ये 2 हैं। उसके अलावा बाकी तमाम जो नेता हैं वो पिछड़ा, अति पिछड़ा या मुस्लिम समुदाय से समाज से आते हैं। और ये जो लिस्ट है, लिस्ट देख करके पूरी चीज़ों को समझ में आ सकता है किसी भी तरीके से। और शिवहर से जिस तरह से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया, शिवहर में चूंकि रमा देवी सांसद रही हैं, रमा देवी से का टिकट काट करके वहाँ जदयू कोटे से जो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है उन्हें टिकट दिया गया है, वो राजपूत समाज से आती हैं। तो एक वैश्य समाज में भी एक टिकट को लेकर के नाराजगी थी, खास करके बीजेपी में, कि बीजेपी से एक टिकट मिला है। तो उसमें अब यह रमा देवी के जगह पर रितु जायसवाल जो लगातार काम कर रही हैं और काफी अच्छा मतलब कैंपेन भी कर रही हैं और उनके उम्मीदवारी को लेकर के काफी यह माना जा रहा है कि वो काफी टक्कर दे सकती हैं शिवहर लोकसभा चुनाव में। तो पूरे अगर लिस्ट को देखा जाए आसिया, तो काफी संतुलित लिस्ट है ये, और इस लिस्ट को आप बहुत आनन फानन में बांटा हुआ उम्मीदवारों का नाम को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से किसी सीट पर अब कोई मनमुटाव नहीं है। जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा आरजेडी ने कर दी है वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल, देखिए अब मनमुटाव की बात अब रही भी नहीं और अब कोई वो समय भी नहीं है जो मनमुटाव इसमें अब बचा रहे। और कोई अगर महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जो कोई भी दल आपस में अब कोई तरह की मतलब कोई गैप रखे या फिर किसी तरह से अगर मतलब गलत नियत से या फिर किसी तरह के दबाव की बात करें, तो अब ये संभव भी नहीं है। अब वो वक्त भी बीत गया है और कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली, 9 सीटों पर भी लगभग उम्मीदवार तय हो चुके हैं और वो धीरे धीरे वो फेज वाइज कहे थे उन्होंने कि हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। और जो सीट को लेकर के जो जीत था वो जीत भी खत्म हो गया। जितनी सीटें अब कांग्रेस को मिलनी थी वो मिल चुकी है, जितनी सीटें राजद को मिलनी थी वो मिल चुकी है। और सबसे लास्ट में जो मुकेश सहनी आए हैं, मुकेश सहनी ने यह घोषणा कर दिया है कि वो खुद नहीं लड़ेंगे और उनके जो उम्मीदवार होंगे उनके पार्टी के संगठन के लोग होंगे। हालांकि यह देखना होगा कि जो गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी जो 3 लोकसभा सीट राजद ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को दिया है, उसमें से कौन से उम्मीदवार खड़े होते हैं। क्या वो कहीं आरजेडी के कहीं कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं होंगे या आरजेडी के ही कोटे से लाए हुए तो उम्मीदवार वहां से नहीं होंगे। ऐसा भी कई बार देखने के लिए मिलता है। जो बड़े दल होते हैं वो टिकट के साथ साथ उम्मीदवार भी अपनी तरफ से देते हैं और उसी उम्मीदवार को वो खड़ा भी करते हैं और उनकी एक मजबूरी भी होती है। तो एक तरीके से जो कल से जो उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा हुई है राजद के एक साथ 22 लोकसभा क्षेत्रों के, उसके बाद से ही राजनीतिक एक अलग तरीके का रुख अख्तियार करने लगी है। और जो अब तमाम जो चीजें हैं, जो रणनीति है वो अब स्पष्ट दिखने लगी है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा के सहारे राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और जो उनका जो बेस वोट बैंक है, खास करके माई समीकरण, उसको उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। जहां जहां से उनको सीट मिलता रहा है। अभिषेक, इन तमाम सीटों में कौन सी ऐसी सीट है जिसमें दिलचस्प मुकाबला होगा और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर एक तरफा मुकाबला दिख रहा है? देखिए, अगर दिलचस्प मुकाबला की बात कही जाए तो आप छपरा समझ सकते हैं। छपरा में चूंकि रोहिणी आचार्य काम कर रही हैं और वो बेटी हैं लालू प्रसाद की और वो लगातार कैंपेन कर रही हैं। उसके अलावा जो पाटलिपुत्र सीट है, मीसा भारती, हालांकि यहाँ से वो 2 बार हार चुकी हैं रामकृपाल यादव से, लेकिन इस बार फिर से वो मैदान में है। उसके अलावा अगर जहानाबाद की बात करें, जहानाबाद में भी सुरेंद्र यादव काफी पुराने चेहरा हैं और काफी परिपक्व नेता है। उनकी सीट पर भी बात हो सकती है।
सकती है। अगर नए में बात किया जाए तो जो शिवहर से ऋतु जायसवाल है वो अच्छा टक्कर दे सकती हैं लवली आनंद को। उसके अलावा जो पुराने जो लोग हैं उसमें वैशाली से मुन्ना शुक्ला को इस बार पहली बार टिकट मिला, जो कि मुन्ना शुक्ला का क्षेत्र मुजफ्फरपुर रहा है और मुजफ्फरपुर से इस बार उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि मुजफ्फरपुर कांग्रेस के खाते में चला गया और वहां से जो पूर्व में सांसद थे अजय निषाद, उनको वहां से फिर से टिकट काट दिया बीजेपी ने और उसके बाद वो कांग्रेस शामिल हुए हैं और उम्मीद है कि अजय निषाद ही अब मुजफ्फरपुर से चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये जो कुछ सीटें हैं, इसके अलावा कहा जाए तो बक्सर से सुधाकर सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बक्सर से ही जो बीजेपी ने दिया है टिकट वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मामला है वहां पर बक्सर में भी काफी दिलचस्प हो सकता है। इसके अलावा दरभंगा से ललित यादव हैं, जो ललित यादव काफी पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हुए हैं कई लंबे समय से, उनका अनुभव है, तो ललित यादव भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जो समीकरण के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से लालू प्रसाद का जो अपना वोट बैंक है, जो बेस उनका, जिसमें कि यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित की वो राजनीति करते हैं, तो जो दलित और अति पिछड़ा है वो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ काफी जगहों पर खड़े हुए दिखते हैं, खास करके विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में। तो इस बार कितना टर्न करा पाएंगे खास करके लालू प्रसाद यादव और मुस्लिम के अलावा जो तमाम जो अति पिछड़ा या दलित या महादलित जो समुदाय के जो वोट बैंक है या वोटर है, तो उस पर सबसे बड़ी नजर होगी। लेकिन जिस तरह से सीटें बांटी गई और खास करके जो उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई है आरजेडी की तरफ से, उसमें तमाम समाज के जो लोग हैं उनका ख्याल रखा गया है और पूरी कोशिश की गई है कि जो वोट बैंक जो बिखरा हुआ है उसको समेटने की पूरी कवायद की जाए। और इसका परिणाम जो लगातार जो बोलते आ रहे हैं तेजस्वी यादव की, हम इस बार का परिणाम चौंकाने वाला होगा। और एक तरफ कहाँ 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और बिहार में 40 सीट की बात नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, नीतीश कुमार भी बोलते हैं और तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता है वो भी बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि चौंकाने वाला परिणाम होगा, और जो लिस्ट हम लोग देख रहे हैं उम्मीदवारों का, तो उम्मीदवारों को लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि आसिया की कोई बहुत बाहरी उम्मीदवार यहाँ पे ऐसे नहीं उतरे हैं जो कि अचानक पैराशूट लेकर के आए हों और सीधे लोकसभा के क्षेत्र में उतर गए हों। वैसा कोई उम्मीदवार इसमें बहुत नहीं दिख रहा है और ऐसा कोई विरोध भी वहाँ पर लोकल स्तर पर जो अभी तक जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है वो या तो अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं और पुराने नेता हैं, या फिर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी नए चेहरे को उतारा गया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो इस तरह की कोई परेशानी आरजेडी के साथ अभी होती भी फिलहाल नहीं दिख रही है और ताकि अंतर विरोध का कोई मामला नहीं बन रहा है। और कांग्रेस को लेकर के अगर बात कही जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से आरजेडी के सपोर्ट पर खड़ी है और पूरी तरीके से सरेंडर के मूड में है और सरेंडर कर भी चुकी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूर्णिया में मामला बना, कांग्रेस से पप्पू यादव शामिल होते हैं, उसका पप्पू यादव को वहां से टिकट नहीं दिया जाता है, प्रिया भारती को टिकट मिल जाता है। तो पूरा जो समीकरण है वो सामने दिख रहा है। लेकिन अब कितना कुछ कांग्रेस के संगठन से मदद मिलेगा कुछ इलाकों में, खास करके जैसे पूर्णिया हो गया या मधेपुरा हो गया या फिर अन्य और भी कुछ जगहों पर है जहां पर लोग प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का संगठन है उसको देखते हुए लालू प्रसाद ने अपने जो सीट शेयरिंग किया और उसके अलावा जो उम्मीदवारों बांटा है, तो उसमें अपर हैंड में लालू प्रसाद यादव है और आरजेडी है। आसिया, चलिए, तो पूरी तरह से कोशिश की गई है कि जो समीकरण है उन पर पूरा काम किया जाए और उन समीकरण के हिसाब से सीटों का बंटवारा और कैंडिडेट की घोषणा हुई जिस पर अब काम किया जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन, जिस तरह से एनडीए का चुनाव प्रचार हो रहा है अभिषेक, उस तरह से इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार देखने को नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी ही कई जगहों पर चुनावी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, चुनाव प्रचार की बात बिल्कुल सही आपने कही कि जहां अभी तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2 बार चुनाव प्रचार कर चुके हैं, अमित शाह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कोई भी बड़े चेहरे अभी तक बिहार में नहीं आए हैं। और अब पहला जो सुनने में आ रहा है कि पहला जो राहुल गांधी की रैली होगी वो पूर्णिया से होगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा न आरजेडी की तरफ से हुई है न कांग्रेस की तरफ से हुई है, लेकिन यह संभावित मानी जा रही है कि पूर्णिया से ही राहुल गांधी की रैली की शुरुआत होगी और जो गठबंधन
के जो नेता हैं, खास करके जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो नेता हैं, उसमें अगर आसिया बात कही जाए तो बिहार में इम्पैक्ट उस तरह का किसी भी बड़े नेता का नहीं है कि बिहार में आकर के आप वोटर को मोबिलाइज कर सके या फिर वोटर को प्रभावित कर सके। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी आते हैं तो ठीक है, इसके अलावा वैसे कोई लेफ्ट के बड़े नेता हो या फिर कोई और नेता बिहार में आकर के महागठबंधन के पक्ष में वोट करा दे, ऐसे कोई नेता नहीं। हालांकि अगर एनडीए की बात करें तो नरेंद्र मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और काफी उनका मतलब एक अपना प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से नरेंद्र मोदी आते हैं और वो अपना जब रोड शो करते हैं या फिर सभा करते हैं तो उसका असर जरूर होता है। लेकिन अगर बिहार की बात कही जाए आसिया, तो बिहार में बाहरी नेताओं का बहुत ज्यादा कहें कि जनता के बीच में स्थान नहीं होता है। वो अपने ही नेता को सुनना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या फिर जो अन्य जो स्तरीय जो प्रदेश स्तर के जो नेता उनको सुनना चाहते हैं। वो बाहरी नेता को बहुत ज्यादा सुनने का मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है और इसलिए यह वजह रहती है कि जो स्थानीय जो नेता है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसीलिए जो तेजस्वी यादव है वो पूरे कमान को संभाल रहे हैं। और हाँ, भले ही बोला जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे या फिर और भी जो बड़े नेता है वो आएंगे, लेकिन बिहार में जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है, खास करके इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, वो सभी 40 उम्मीदवार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जरूर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, जो उनके किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में एक प्रोग्राम जरूर तेजस्वी यादव के लिए वो चाहते हैं। और जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का डिमांड सबसे ज्यादा है महागठबंधन में और लगातार तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो तेजस्वी यादव का ज्यादा है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के जो और बड़े नेता हैं वो अभी बिहार से दूर है, लेकिन जल्द ही जैसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं वो अब दिखेंगे बिहार की धरती पर रोड शो या फिर चुनावी सभाएं करते हुए। आसिया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस लिस्ट में एमवाई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, उन तमाम समीकरणों का ध्यान रखा गया है जिससे जातिगत समीकरण साधे जा सके और वोट में जीत हासिल की जा सके। अब देखना है कि किस तरह चुनावों में इसका असर होता है, परिणाम में ये प्रत्याशी क्या परिणाम को जीत में तब्दील कर पाते हैं, क्या चुनावी नतीजा होगा बिहार का, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।